हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं ये भौतिक विज्ञान के जो मैं पीवीटी इम्पोर्टेंट्स तत्व बता रहा हूँ। ये पार्ट नंबर बोले तो डे आपका 8 हो जाएगा। और आपने फर्स्ट से लेकर 7 तक जो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी मैंने वीडियोस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो की लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर उन्हें देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। ये सारी पीवीटी जो वीडियोस हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होने वाले हैं, क्योंकि आप क्लास 10th हो या आपकी क्लास 12th है, तो जब भी आप पेपर में सॉल्व करते हो जिसमें 1 नंबर्स जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपकी मैचिंग हुई, फिलअप हुए और चॉइस द करेक्ट हुए, तो इन सब की जो कंडीशंस फॉलो करती हैं, आप कभी देखते होंगे कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं फिलअप वगैरह, आपको ऐसा लगता होगा कभी जब आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये आउट ऑफ सिलेबस दे दिया। तो वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, वो आपके एनसीईआरटी बुक में से ही दिया जाता है। बस ये रहता है कि कंफ्यूज होके आप उन्हें इग्नोर कर देते हो, उन्हें पढ़ नहीं पाते हो। तो चलो, ये पीवीटी उतना ही ज़रूरी है जितने कि इस जो आपकी फिजिक्स में क्वेश्चंस होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो आपकी आईसी जो चिप होती है वो सिलिकॉन की बनाई जाती है। जो आपकी आईसी चिप होती है जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप होती है वो सिलिकॉन की बनाई जाती है। किसकी बनती है? जो इंटीग्रेटेड सर्किट जो होती है वो किसकी बनती है? आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट बनती है सिलिकॉन की बनती है। और जो ट्रांजिस्टर होता है, क्या होता है? जो आपका ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार वो किसने किया था? शॉकले ने किया था। किसने? शॉकले ने किया था। जो आपका ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर का जो डिस्कवर किसने किया है? शॉकले ने किया है। किसने किया है ट्रांजिस्टर का डिस्कवर? शॉकले ने किया है। तो ये ट्रांजिस्टर का डिस्कवर किसने किया है? शॉकले ने किया है। और जो एक्स किरण होती हैं, एक्स किरण उस समय उत्पन्न होती हैं। जो एक्स किरण होती हैं वो किस कंडीशंस में आपको देखने को मिलती हैं? तो एक्स किरण उस समय उत्पन्न होती हैं जब आपकी जो उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, जो आपके ऊंची ऊर्जा वाले हाई ऊर्जा वाले बोले तो हाई एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि कैथोड जो किरणें होती हैं, जो कैथोड किरणें होती हैं उसमें उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रोड होते हैं। और ऊंचे गलनांक की धातु, जैसे ऊंचे गलनांक की धातु जैसे कि टंगस्टन हुआ, कि जो लक्ष्य से टकराती है, किससे टकराती है? टंगस्टन के लक्ष्य से टकराती है। और इसकी जो खोज हुई है वो रॉटेजन ने की है। किसने की है इसकी खोज? रॉटेजन ने की है। तो रॉटेजन ने किसकी खोज की है? जो कैथोड रेस होती हैं, कैथोड रेस कब उत्पन्न होती हैं? जबकि जो आपकी हाई एनर्जी हो जाए इलेक्ट्रॉन्स की हाई एनर्जी हो जाए, उस कंडीशंस में आपको कैथोड जो किरणें होती हैं वो देखने को मिलेंगी। और इसकी जो डिस्कवरी किसने की है? इसकी जो खोज की है वो की है रॉन्टेजन ने। किसने? रॉन्टेजन ने की है। और जो धर्मिता की खोज, जो रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बैकुरल ने की है। किसने की है? हेनरी बैकुरल ने की है। किसकी? रेडियो धर्मिता की खोज। किसकी? रेडियो धर्मिता की खोज किसने की है? हेनरी बैकुरल ने की है। और इसमें जो नाभिक से अल्फा बीटा तथा गामा किरणों का जो स्वायत्त उत्सर्जन होता है। किसका होता है? जो न्यूक्लियस से आपका अल्फा बीटा गामा इन किरणों का क्या होता है? स्वायत्त उत्सर्जन होता है। क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो जो रेडियो धर्मिता की खोज किसने की है? हेनरी बैकुरल ने की है। और इसमें जो नाभिक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, इसमें अल्फा बीटा और गामा किरणों का स्वायत्ता क्या होता है? उत्सर्जन होता है। और जो आपकी रेडियो एक्टिवता का प्रमाणित जो मात्रा क्या होता है? क्यूरी होता है। क्यूरी किसकी यूनिट्स हो जाएगी? रेडियो एक्टिवता की। किसकी हो जाएगी क्यूरी यूनिट्स? रेडियो एक्टिवता की। तो रेडियो एक्टिवता का जो प्रमाणित मात्रक हो जाएगा क्यूरी। क्या हो जाएगा आपका? क्यूरी हो जाएगा। और जो अल्फा कण उत्सर्जन से परमाणु संख्या में 2 की कहा जाता है, जो अल्फा कण होते हैं, अल्फा कण वो उत्सर्जन से परमाणु संख्या में 2 की और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी से 4 की कमी आ जाती है। बताया जाता है जो आपके अल्फा कण होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, उसमें जो उत्सर्जन से परमाणु संख्या में 2 की, परमाणु संख्या में 2 की और द्रव्यमान में संख्या 4 की कमी आती है। किसमें? अल्फा कण में। जब वो उत्सर्जन करते हैं, किस कंडीशन में? उत्सर्जन कंडीशंस में। उनमें क्या रहता है? उनके जो परमाणु संख्या में 2 की कमी आ जाएगी। परमाणु संख्या में कितनी की कमी आती है? परमाणु संख्या में 2 की कमी आती है। और जिसकी द्रव्यमान संख्या में कितने की कमी आती है? 4 की आती है।
और जो कार्बन डेटिंग से जो जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है, जो आपकी कार्बन डेटिंग होती है, कार्बन डेटिंग उससे क्या की जाती है, उससे जीवाश्म की आयु, इसकी जो आयु होती है, जीवन लाइफ होती है, वो क्या किया जाता है, उससे आप ज्ञात कर सकते हो। किससे? कार्बन डेटिंग से क्या किया जाता है, जो जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है। और जो नभिकीय क्या होता है, नभिकीय जो संलयन होता है, नभिकीय संलयन जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन्स कहते हैं, इसमें दो या अधिक बहुत हल्के नाभिक दो या अधिक बहुत हल्के नाभिक अपेक्षाकृत भारी नाभिक में कैसे होते हैं, संलयित हो जाते हैं, तथा इसकी अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। और यह हाइड्रोजन बम में लागू होता है। और ये किस में होता है? हाइड्रोजन बम में लागू होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका जो नभिकीय संलयन में दो या इससे अधिक बहुत हल्के नाभिक अपेक्षाकृत करते हैं और भारी नाभिक में इनका संलयन होता है। इस कंडीशन में इसमें क्या होती है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए इसे हाइड्रोजन बम में लागू किया जाता है। क्यों किया जाता है हाइड्रोजन बम में लागू? क्योंकि ये हल्के अपेक्षाकृत भारी नाभिक में संलयन हो जाते हैं और इनका अत्यधिक मात्रा में ये क्या करते हैं, ऊर्जा को मुक्त करते हैं, अत्यधिक मात्रा में क्या करते हैं, ऊर्जा मुक्त करते हैं, इसलिए इनका हाइड्रोजन बम में लागू करते हैं। और जो रिएक्टर में जो न्यूट्रॉनों की गति धीमी करने के लिए, रिएक्टर में जो न्यूट्रॉनों की गति धीमी करने के लिए जो भारी जल, कैसा भारी जल, जिसे ग्रेफाइट अथवा बैरियम ऑक्साइड मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और भारी जल सबसे अच्छा मंदक होता है। और भारी जल क्या होता है, सबसे अच्छा मंदक होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो रिएक्टर होता है, रिएक्टर में जो न्यूट्रॉनों की गति कैसी होती है, धीमी करने के लिए। तो रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति धीमी करने के लिए जो भारी जल, जैसे कि ग्रेफाइट हुआ और बैरियम ऑक्साइड हुआ, ये बैरियम ऑक्साइड मंदन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और भारी जल सबसे अच्छा क्या होता है, मंदक होता है। तो भारी जल क्या होता है, सबसे अच्छा मंदक होता है, इसीलिए इसे रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति धीमी करने के लिए जो भारी जल है, जैसे कि क्या है, ग्रेफाइट और अथवा बैरियम ऑक्साइड मंदक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और जो भारत के अप्सरा रिएक्टर की स्विमिंग पूल रिएक्टर कहते हैं। जो भारत के अप्सरा रिएक्टर को क्या कहा जाता है, भारत के अप्सरा रिएक्टर को स्विमिंग पूल रिएक्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें मंदक के रूप में भारी जल, कैसा, हैवी वाटर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए भारत के जो अप्सरा रिएक्टर को इसलिए जो भारत का अप्सरा रिएक्टर को स्विमिंग पूल रिएक्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें मंदक के रूप में क्या होता है, भारी जल, हैवी वाटर का प्रयोग किया जाता है। और जो भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट कौन सा था? पोखरण था। क्या था? भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट था पोखरण, जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में, और 18 मई 1974 को किया गया था। कहा जा रहा है जो भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट कब किया गया था? राजस्थान के जैसलमेर जिले में। और वो कब किया गया था? 18 मई 1974 को किया गया था। क्या? भारत का प्रथम विस्फोट पोखरण किया गया था। ठीक है। वो और कहाँ किया गया था? ये आपकी जो जगह है, जिस प्लेस में किया गया था, राजस्थान के जैसलमेर जिले में किया गया था। और कब किया गया था? 18 मई 1974 को किया गया था। और भारत का दूसरा भी किया गया था, दूसरा परमाणु विस्फोट इसी जगह किया गया था। इसी जगह किया गया था। पर ये 10 या 13 मई 1998 को किया गया था। बताया जाता है इसमें ऑपरेशन शक्ति 98 थी। ऑपरेशन शक्ति कितनी थी? 98 थी। और जो भारत का दूसरा परमाणु विस्फोट इसी जगह किया गया था जहाँ पर ये पहला किया गया था, राजस्थान के जैसलमेर जिले में किया गया था। और ये शायद से 10 या 13 मई के लगभग किया गया था और 1998 को किया गया था। और इसमें ऑपरेशन शक्ति 98 थी। और मानव निर्मित प्रथम तत्व क्या था? पोलोनियम था। जो मानव निर्मित का पहला तत्व क्या था? पोलोनियम था। मानव निर्मित का पहला तत्व क्या था? पोलो निर्मित था।
क्या था, पोलो निर्मित था। क्या था, मानव निर्मित का जो मानव निर्मित प्रथम तत्व था पोलोनियम था। और बेसभी तत्व की बात करें, बेसभी तत्व जिनकी परमाणु संख्या कितनी 83 से अधिक हो, कहा जाता है बेसभी तत्व। बेसभी तत्व जिनकी जो परमाणु संख्या कितनी हो, 83 से अधिक होती है, जिनकी 83 से अधिक होती है, 83 से अधिक होती है, उन्हें रेडियो एक्टिव प्रगति के होते हैं। वो कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव प्रगति के होते हैं। कब होते हैं जो रेडियो एक्टिव प्रगति के, किस कंडीशन में होते हैं, जब उन बेसभी तत्व, बेसभी एलिमेंट्स जो होते हैं तत्व, जिनकी परमाणु संख्या कितनी हो, 83 से अधिक हो, जिनकी परमाणु संख्या 83 से अधिक हो, वो क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव प्रगति के होते हैं। ठीक है। और जो तारे की ऊर्जा को स्रोत नाभिकीय संलयन है, जो तारे की ऊर्जा होती है उसे स्रोत नाभिकीय संलयन की होती है। जो तारे की ऊर्जा कैसी होती है, स्रोत नाभिकीय संलयन की होती है। और चंद्रमा पर क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल के ही कारण जो अंतरिक्ष होते हैं वो चंद्रमा पर पहुंचते हैं, तो उन्हें क्या, आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, काला, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। और जो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना, 8 मिनट, कितना 8 मिनट का समय लगता है। ये लगभग है, अप्रोक्स नहीं है, लगभग बताया गया है। कुछ सेकंड भी हैं शायद इसमें से, एग्जैक्टली किसी ने नहीं देखा है, लेकिन बताते हैं कि जो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितने, 8 मिनट का समय लगता है, जिसे 500 सेकंड कहते हैं। कितने, 500 सेकंड का समय लगता है। ठीक है। और प्रकाश को, जो प्रकाश है आपका, प्रकाश को चंद्रमा से, और प्रकाश को क्या, चंद्रमा से, किसे, प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में लगभग 1.25 सेकंड का समय लगता है। जो प्रकाश होता है, प्रकाश को कहाँ से आने में, प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी पर आने में, जो प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में लगभग कितना, 1.25 सेकंड का समय लगता है। ये दोनों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने का समय पूछ लिया जाए, या प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में पूछ लिया जाए, मतलब दोनों कंडीशन, कभी सूर्य से भी पूछ सकता है आदमी, तो कभी आपसे चंद्रमा से भी पूछ सकता है प्रकाश आने का समय। तो ये दोनों आप जरूर इंपॉर्टेंट्स हैं, ये आपकी जरूर याद कर लें। आप वीडियो पोस्ट करके इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। अब बताया जाता है कि जो प्रचलन में जो पराध्वनिक होते हैं, जैसे सुपरसोनिक गतियों के अध्ययन में वस्तु की चाल को ध्वनि की चाल के सापेक्ष बताया गया है। जो प्रचलन में बताया गया है, प्रचलन में क्या कहा गया है, प्रचलन में कहा गया है कि जो पराध्वनिक, कैसी पराध्वनिक गतियों के अध्ययन में, पराध्वनिक गतियों के अध्ययन में जो वस्तु की चाल को ध्वनि की चाल के सापेक्ष बताया गया है। जो वस्तु की चाल को ध्वनि की चाल के क्या, सापेक्ष बताया गया है। और इनके अनुपात को मैक संख्या, इनके अनुपात को क्या कहा गया है, मैक संख्या, जैसे मैक नंबर कहते हैं। इनके अनुपात को मैक संख्या, मैक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक नंबर कहते हैं। और जो पराध्वनिक गतियों के लिए मैक संख्या, जो पराध्वनिक गतियों के लिए मैक संख्या से अधिक तथा अपध्वनिक गतियों के लिए 1 सेकंड कम होता है। बताया गया है 2 कंडीशंस होती हैं, किसकी, एक होती है सुपरसोनिक की और एक होती है सुपरसोनिक की। जो गतियों के लिए जो मैक संख्या होती है, मैक संख्या अगर 1 से अधिक हो, 1 से अधिक, तो तथा अपध्वनिक गतियों के लिए कितनी होती है, 1 से कम होती है। ठीक है। और जो पराध्वनिक गतियों के लिए जो मैक की संख्या कितनी होती है, 1 से अधिक होती है। और अपध्वनिक गतियों के लिए किसकी, मैक संख्या 1 से कम होती है। तो दोनों कंडीशंस आप याद रखना कि जो पराध्वनिक होती है, पराध्वनिक गतियों के लिए मैक की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए। और अपध्वनिक गतियों के लिए जो मैक की संख्या कितनी होनी चाहिए, वो सॉरी यार, क्या कह रहा था मैं, कि जो पराध्वनिक गतियों के लिए मैक की संख्या कितनी, 1 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है। जो पराध्वनिक गतियों के लिए मैक की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 से अधिक होनी चाहिए। और जो अपध्वनिक गतियों के लिए कितनी, 1 से कम होनी चाहिए। ठीक है। अपध्वनिक गतियों के लिए 1 से कम होनी चाहिए। दोनों कंडीशंस आप याद रखना। और जो आपकी सुपरसोनिक पराध्वनिक किरणें क्या होती हैं, ये जो पराध्वनिक गतियों के अध्ययन की जो चाल को ध्वनि की चाल के सापेक्ष बताया गया है। ठीक है। और इनके अनुपात को मैक संख्या कहा जाता है। और इनके अनुपात को क्या, मैक नंबर
और अब बात करते हैं ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का जो रूपांतरण किस प्रकार होता है, मोटर में किस प्रकार, डायनामो में किस प्रकार, वाष्प इंजन में किस प्रकार, मोमबत्ती में किस प्रकार, किसका ऊर्जा का रूपांतरण। आप देखते होंगे कभी जो ट्यूबलाइट्स में एक एक रोशनी करती है, तो इसमें भी तो एनर्जी इन्वॉल्व होती होगी, तभी तो ये आपको लाइट प्रोवाइड करती है। किस कंडीशन में करती है, तो ये ऊर्जा का रूपांतरण है। क्या है, ऊर्जा का रूपांतरण है। तो एक एक से हम देख लेते हैं कि जो मोटर होती है, मोटर किस प्रकार आपको ऊर्जा प्राप्त करती है। ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। जो मोटर होती है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्टेड टू करती है, किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। तो मोटर का काम क्या होता है, मोटर में किस प्रकार ये ऊर्जा का रूपांतरण करती है, ये आपकी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। किसको बदलती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है मोटर। और डायनेमो की बात करेंगे तो डायनेमो में क्या होता है, ये इसका रिवर्स होता है, मोटर का रिवर्स होता है डायनेमो। ये क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कौन, डायनेमो। तो डायनेमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर देता है। कौन, डायनेमो। और सेल की बात करते हैं। सेल, जब आप घड़ी में जो सेल का यूज करते हो, इसमें किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जो आपकी सेल होती है घड़ी की, तो उसमें किस प्रकार का ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो ये सेल जो होती है, इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसमें, जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्टेड टू कर देती है, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो आपकी सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये करती हैं रासायनिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदल देती हैं। और जो जलता कोयला होता है, ये जलता हुआ कोयला किस कंडीशन में काम करता है, ये रासायनिक ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है। ये जो जलता कोयला होता है, ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू हीट एनर्जी में, कन्वर्ट टू हीट में बदल देता है। किस में बदल देता है, जो जलता कोयला होता है वो रासायनिक ऊर्जा को एक उष्मा में बदल देता है। बताया गया है, दो लोहे के टुकड़े को रगड़ने से जो गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है। जो गतिज ऊर्जा होती है उसकी किसमें, हीट में बदल जाती है। अगर दो लोहे के टुकड़े आप लोगे और उन्हें बराबर रगड़ोगे, तो आपकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो उष्मा में बदल जाएगी। किसमें कन्वर्टेड हो जाएगी, उष्मा में बदल जाएगी। और भाप इंजन किस प्रकार काम करता है, जो आपका स्टीम इंजन होता है, स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन आपका किस प्रकार काम करता है, इसकी चर्चा करते हैं। तो जो आपका वाष्प इंजन होता है, क्या होता है, वाष्प इंजन। किसकी बात कर रहा हूँ, वाष्प इंजन की बात करता हूँ। तो वाष्प इंजन क्या होता है, उष्मा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। जो वाष्प इंजन होता है, क्या करता है, उष्मा जो होती है हीट को किस में बदल देता है, गतिज ऊर्जा में बदल देता है। तो वाष्प क्या कंडीशन करता है, आपकी जो वाष्प इंजन होता है, जिसे स्टीम इंजन कहा जाता है, ये उष्मा को गतिज ऊर्जा में बदल देता है। उष्मा को किस में बदल देता है, गतिज ऊर्जा में बदल देता है। और जो बिजली का बल्ब होता है, ये बिजली का बल्ब क्या काम करता है, ये विद्युत को प्रकाश में बदल देता है। जो आपकी बिजली का बल्ब होता है, ये इलेक्ट्रिक को किस में बदल देता है, इलेक्ट्रिक को एक लाइट में, बोले तो लाइट में बदल देता है। तो जो बिजली का बल्ब होता है, ये विद्युत को प्रकाश में बदल देता है। किस में बदल देता है, विद्युत को प्रकाश में बदल देता है। और जो ट्यूबलाइट होती है, ये विद्युत को प्रकाश में, ट्यूबलाइट और बिजली का बल्ब एक ही कंडीशन है। और जो विद्युत हीटर होता है, विद्युत आपने घर पर किसी किसी के घर पर ये हीटर होता है, और सर्दियों में तो हर एक घर में आपको ये हीटर देखने को मिलेगा। तो जो विद्युत हीटर होता है के द्वारा, विद्युत हीटर के द्वारा जो विद्युत उष्मा में बदल देता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक हीट में बदल देता है। जो विद्युत हीटर होता है, ये किस में बदल देता है, विद्युत उष्मा में बदल देता है। किस में, विद्युत उष्मा में बदल देता है। तो ये इलेक्ट्रिक, बोले तो विद्युत को किस में बदल देता है, आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में, हीट एनर्जी में बदल देता है। जो विद्युत हीटर होता है, ये क्या करता है, ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो आपकी विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है, उष्मा ऊर्जा में बदल देता है। क्या, जो आपका विद्युत हीटर होता है। और जो सितार होता है, सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, जो आपका सितार होता है, सितार क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट टू साउंड एनर्जी में। जो सितार होता है, सितार क्या करता है, किसमें, सितार का किस प्रकार ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो सितार का कंडीशन करता है, ये आपकी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्टेड टू कर देता है साउंड एनर्जी में। जिस प्रकार आपको इसमें सितार की जो आवाज़ें होती हैं वो आपको सुनाई देने लगती हैं। और जो आपकी सोलर सेल होती है, सोलर सेल, भाई आजकल ये सोलर सेल का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपने
आपने देखी होगी, सोलर लाइट का इस्तेमाल किया होगा, किसी किसी गांव में लाइट्स प्रोवाइड नहीं होती हैं तो उसमें सोलर सेल का यूज किया जाता है। तो जो आपका सोलर सेल है, तो ये क्या करता है, सोलर सेल ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये क्या करता है, ये सोलर एनर्जी को, जो सोलर सेल होती है ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सोलर सेल का क्या, किस कंडीशन में ये अपनी ऊर्जा का रूपांतरित करती है, जो सोलर सेल होती है, सोलर सेल क्या करती है, सोलर एनर्जी को कन्वर्टेड टू कर देती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो आपका लाउड स्पीकर होता है, क्या लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। जो आपकी लाउड स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्टेड टू कर देता है। जो लाउड स्पीकर होता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्टेड टू कर देता है साउंड एनर्जी में। जो आपका लाउड स्पीकर होता है, तो लाउड स्पीकर किस में कन्वर्टेड कर देता है, जो लाउड स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर किस में कन्वर्टेड कर देता है, ये बताओ। जो आप बोले तो शादी वगैरह में लाउड स्पीकर का काम, जिसे आप डीजे कहते हो डीजे, तो इनमें क्या रहता है, एक लाउड स्पीकर का काम होता है। और अगर इसमें लाइट प्रोवाइड नहीं होगी तो ये कैसे आवाज़ देगा, तो इसमें ये लाउड स्पीकर अपनी एनर्जी को रूपांतरित किस प्रकार करता है, ये करता है जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्टेड टू कर देता है किसमें, साउंड एनर्जी में। किसमें कर देता है, लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्टेड टू कर देता है साउंड एनर्जी में। और जो मोमबत्ती होती है, किसकी बात कर रहा हूँ, मोमबत्ती की, तो मोमबत्ती क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। जो आपकी मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती क्या, तो मोमबत्ती क्या करती है, जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें, प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदल देती है। जो आपकी मोमबत्ती होती है ये केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्टेड टू कर देती है, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी में प्रोवाइड कर देती है। और जो माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन आप रीड कहते हो जिसे, माइक्रोफोन क्या काम कर देता है आप में, जो माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन अपनी ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार करता है, ये ध्वनि ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में, किसमें कन्वर्ट कर देता है, विद्युत। माइक्रोफोन जो होता है, माइक्रोफोन ये इसका रिवर्स हो जाएगा। जो माइक्रोफोन होता है ये क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्टेड कर देता है। ये उल्टा लिख गया होगा शायद, ये प्रिंट में मिस्टेक हो जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये गलत लिखा है, लेकिन प्रिंट में मिस्टेक हो जाता है। तो जो माइक्रोफोन होता है वो विद्युत ऊर्जा को किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्टेड टू कर देता है, साउंड एनर्जी में। ठीक है, माइक्रोफोन की बात कर रहा हूँ। और बात करेंगे जो कैल्शियम फ्लोराइड एक जो बैगनी किरणों का शोषण करता है। कहा जाता है जो कैल्शियम क्लोराइड होता है वो कैसी किरणों का शोषण करता है, वो बैगनी किरणों का शोषण करता है। जो कैल्शियम क्लोराइड होता है ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लेना या इस पर IMP लगा लें, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, बैगनी किरणों का शोषण करता है। और जो नॉल और रस्क है, नॉल और रस्क क्या करता है, ये 1933 जो नॉल और रस्क 1933 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। जो नल और रस्क था, नल और रस्क कौन थे, नल और रस्क थे, इनने 1933 में, कब, 1933 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। किसका, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। और जो आपकी रंगीन टेलीविजन, टीवी जिसे आप टीवी कहते हो, ये आप कलरफुल टीवी जो आप देखते हो, इसकी जो कंडीशंस की बात करें इसमें, तो इसमें जो रंगीन टेलीविजन के पिक्चर ट्यूब में तीन क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन गनें होती हैं। क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन गनें होती हैं। जो आप कलरफुल टीवी का आजकल इस्तेमाल करते हो, पहले तो शायद ब्लैक एंड वाइट का यूज किया जाता था घरों में, हर घरों में ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करती थी। लेकिन अब एक अपने अंदर कौन सी जो ऊर्जा का रूपांतरित हो गया है, जिसके कारण आप क्या देख सकते हो, कलरफुल टीवी देख सकते हो। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन के गनें होती हैं, क्या होती हैं, इलेक्ट्रोड की गनें होती हैं। इस कारण से आप जो पिक्चर ट्यूब में 3 इलेक्ट्रॉन गनें होती हैं। जो रंगीन टेलीविजन होती है, आप रंगीन किस कंडीशंस में, आप आज की जो युग में आप कहा जाए तो आप बिल्कुल HD फुल HD में देख सकते हो टीवी को। क्यों देख सकते हो, क्योंकि इसमें जो कलरफुल टीवी होती है उसमें इलेक्ट्रोड गनें होती हैं। क्या होती हैं, इलेक्ट्रोड गनें होती हैं। और वो इसलिए आपकी जो रंगीन टेलीविजन के पिक्चर ट्यूब आपको दिखाई देते हैं कलरफुल। ठीक है। और जो प्रकाश विद्युत प्रवाह, जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका शायद से 2 नंबर का क्वेश्चंस भी बनकर आ सकता है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है।
जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें कि ये नाम से जो पुकारा जाता है, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार से निकले हुए जो इलेक्ट्रॉन से विद्युत धारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इस प्रकार के निकले हुए जो इलेक्ट्रॉन से क्या प्राप्त कर सकते हो आप, इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त की जा सकती है। किससे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो जो आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से पुकारा जाता है, इसलिए क्यों पुकारा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इस नाम से? इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि इससे आप जो इलेक्ट्रॉनों से क्या प्राप्त कर सकते हो, इसके इलेक्ट्रॉनों से इलेक्ट्रिक करंट्स प्राप्त करते हो, इसलिए इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। अब बात करेंगे जो रेडियो एक्टिवता का प्रमाणित मात्रा क्यूरी है। जो आपकी रेडियो एक्टिवता है, रेडियो एक्टिवता, तो जो रेडियो एक्टिवता का प्रमाणित मात्रा क्या होता है? क्यूरी है। जो आपकी रेडियो एक्टिवता का प्रमाणित क्या है? क्यूरी है। क्यूरी इक्वल टू होता है 3.7 इंटू 10⁻10 बीगाटन पर सेकंड में। जो एक क्यूरी बराबर कितना होता है? एक क्यूरी बराबर होता है, 1 क्यूरी बराबर होता है 3.7 इंटू 10⁻10 बीगाटन पर सेकंड में। तो जो रेडियो एक्टिवता का जो प्रमाणित होता है वो उसका जो ऐसा यूनिट्स की बात करें तो क्या होती है? क्यूरी होती है। क्या होती है? क्यूरी होती है। और जो स्थायी चुंबक बनाने में स्टील का प्रयोग करते हैं। जो परमानेंट मैग्नेट होती है, परमानेंट मैग्नेट, जैसे स्थायी चुंबक बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? स्टील का प्रयोग करते हैं। और जो विद्युत चुंबक बनाने में कच्चे लोहे का प्रयोग करते हैं। जो आपकी विद्युत चुंबक होती है जिसे आप इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स कहते हो। क्या कहते हो? इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स कहते हो। और जो आपकी स्थायी चुंबक होती है जिसे परमानेंट मैग्नेट्स कहते हो, इसे बनाने के लिए स्टील का यूज कर सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स होती है इसे बनाने के लिए कच्चे लोहे का प्रयोग करते हैं। और चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। आपको पता होगा एन पोल साउथ पोल के बारे में, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में। नॉर्थ से क्या करती हैं? इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती हैं, क्या निकलती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलती हैं और कहाँ जाती हैं? साउथ की ओर जाती हैं। तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। चुंबक के मध्य में जो चुंबकत्व नहीं होता है। बताया जाता है चुंबक के बीच में कोई चुंबक नाम का चीज़ नहीं होता। चुंबक बीच में कोई चुंबक नहीं करता है, वो अपना एनर्जी विसरण नहीं करता है। वो क्या करता है? वो जो नॉर्थ से क्या करता है, उसमें नॉर्थ से क्या निकलती है? मैग्नेटिक फील्ड निकलती हैं और कहाँ जाती हैं? साउथ में जाती हैं। तो इसका मैं एक डायग्राम बना दूंगा आपको, डायग्राम से आप और भी अच्छा समझ सकते हो। इसमें कुछ नहीं है, एक डायग्राम, एक रॉड टाइप सी एक डायग्राम बन के आती है। रॉड में क्या होता है? एक साइड आपको एन पोल दे दिया जाएगा, एक साइड आपको साउथ पोल। तो इसमें क्या होगा? जो आपके नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ पोल से क्या हो जाएंगी? मैग्नेटिक फील्ड, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी और कहाँ जाएंगी? साउथ पोल में जाएंगी। ठीक है, ये कंडीशंस होती है। और इसके बीच में कोई चुंबकत्व नहीं होता है। ठीक है, जो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं और इसके बीच में कोई चुंबकत्व ऊर्जा रूपांतरित नहीं होती है। और कहा जाता है जो मैग्नेटाइट नामक आयरन ऑक्साइड, मैग्नेटाइट नामक आयरन ऑक्साइड एक प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। जो मैग्नेटाइट नामक आयरन होता है, मैग्नेटाइट नामक आयरन ऑक्साइड एक प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है? एक प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। क्या क्या? जो कृत्रिम विधियों द्वारा लोहा, जो कृत्रिम विधियों द्वारा जो लोहा, इस्पात एवं कोबाल्ट आदि से जो छड़ चुंबक या घोड़ा नाल चुंबक या चुंबकीय सुई का निर्माण होता है। तो जो कृत्रिम विधियों द्वारा लोहा का, कृत्रिम विधियों द्वारा लोहा और इस्पात और या एवं जो कोबाल्ट आदि से जो छड़ होती है, जिससे जिसे छड़ चुंबक या घोड़ा नाल चुंबक या चुंबकीय सुई का निर्माण होता है। किससे? कृत्रिम विधियों द्वारा होता है। तो ये आज का वीडियो था, ये शायद वीडियो नंबर 8 होगा। और जो वीडियोस आपने फर्स्ट से लेकर कहा जाए 7th नंबर तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें देख के आइएगा, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पीबीटी इम्पोर्टेंट्स हैं। क्योंकि मैंने देखा है उसमें से आपको कम से कम ऐसे जब आप पढ़ोगे उन्हें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मैंने पढ़ा रखा है। क्योंकि वो पूरा एनसीईआरटी का जो पीबीटी मैं करा रहा हूँ, ये सारे पीबीटी कहाँ से छांट के लाया हूँ मैं? एनसीईआरटी में से। इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमपी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, जिसमें एनसीईआरटी का यूज होता है, वहाँ ये इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, तो इन सारे वीडियो को जो पीबीटी मैंने कराए हैं, इंपॉर्टेंट्स तत्व कराए हैं, महत्वपूर्ण तत्व, उन्हें ज़रूर याद करें। आप वीडियो पोस्ट करें या वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके एक एक करके आप उन्हें
देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। और कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल पढ़ेंगे रेडियो सक्रियता। कल क्या पढ़ेंगे, रेडियो सक्रियता के बारे में पढ़ेंगे। और ये अपनी शायद फिजिक्स जो भौतिक विज्ञान है इन्हीं के टॉपिक्स अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आपके जो कोई मित्र हो जो क्लास या तो कहा जाए 10th या 12th में हो, तो उन्हें ये वीडियोस जरूर सेंड करो। ये उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा, आपको ऐसा लगता है आज जो वन वर्ड क्वेश्चंस आते हैं, वन नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, उनमें इन पीवीटी का बहुत ही अहम हिस्सा होने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं पीवीटी से आप उन वन नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो आज के लिए इतना ही। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।